Hello, good morning students. I hope you all are good and healthy. Welcome to the daily current affair oriented classes with सिद्धि परीक्षा. So, I hope सब आप अच्छे हैं. ठीक है. सो चलो आज देख लेते हैं कि आज हम कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि करेंगे. वैसे तो थंबनेल से थोड़ा ओवरव्यू मिल गया होगा आपको कि आज हम कौन कौन से टॉपिक्स लेने वाले हैं. जितने टॉपिक्स आज लेंगे 4 से 5 उसमें से एक टॉपिक होगा जो मैं स्टार मार्क लगाऊंगा जो थोड़ा सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है. राइट. अब सबसे पहले एज यूजुअल क्वेश्चन और आंसर्स ऐसे स्टार्ट करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा सॉल्यूशन के साथ देखेंगे और देख लेंगे कि बेसिक एग्जाम में किस तरह का क्वेश्चन रिफ्लेक्ट होता है. उसके बाद हम लेंगे एक्सरसाइज रेड फ्लैग. डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड भी क्वेश्चंस एग्जाम में रिफ्लेक्ट होते हैं. ऑल दो एक्सरसाइज से रिलेटेड डेडिकेटेड लेक्चर मैं पहले ले चुका हूं बट डेली बेसिस पे भी जो एक्सरसाइजेज ऐड ऑन होती है तो उस पे भी हम फोकस करेंगे और देखेंगे कि अब एक्सरसाइज रेड फ्लैग जो अभी रिसेंट में न्यूज है 2024 में वो कौन सी एक्सरसाइज है. राइट. उसके बाद हम देखेंगे कि रिपोर्ट पब्लिश हुई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से और स्टॉप से. स्टॉप क्या है? बेसिकली तंबाकू को स्टॉप करने के लिए एक ये इंडस्ट्री है, एक ये बेसिकली सेक्टर है. सो इसके बारे में देखेंगे कि इन दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट निकाली है जो कि थंबनेल में भी मैंने मेंशन किया था कि व्हाइट तंबाकू इंडस्ट्री इज टारगेटिंग यूथ. सो वो यूथ को ही क्यों टारगेट कर रही है अभी और वो कैसे टारगेट कर रही है, कौन से वो टैक्टिक्स को अपनाती है. सो इसको हम देखेंगे. ठीक है. उसके बाद आएगा राइनोसोर्स. राइनोसोर्स के बारे में एक स्टडी हुई है अभी रिसेंट में कि जो अभी मैंने जो गर्मी पे भी लेक्चर बनाया था ना, दो लेक्चर्स पहले बनाया था. सो अभी इतनी ज्यादा हीट वेव्स हो रही है, इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है तो इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है राइनोसोर्स पे. ठीक है. बिल्कुल डिटेल में करेंगे, अच्छे से करेंगे इस टॉपिक को और लास्ट में लेंगे अपना फेवरेट लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन कि कौन सी कंट्री, रिवर या फिर क्या चीज अभी लोकेशन बेस्ड पे इंपॉर्टेंट है कि जिसकी बाउंड्रिंग कंट्रीज आ सकते हैं या फिर उसके बारे में आ सकता है. राइट. सबसे पहले ये आपका क्वेश्चन है रेड कोलंबस कंजर्वेशन एक्शन प्लान. ये एक एक्शन प्लान बनाया है बेसिकली कंजर्व करने के लिए. किनको कंजर्व करने के लिए? रेड कोलंबस को. वो कौन होते हैं? ये होते हैं, देखो ऐसे करके एक मंकी की रेयर इंपेरलाइज्ड स्पीशी आपको मिलेगी. ये रेयर, बहुत ही ज्यादा रेयर है. ये अफ्रीका में बेसिकली ये प्रेजेंट होते हैं. बट इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि अभी रिसेंट में ये जो कंजर्वेशन एक्शन प्लान बनाया इनको कंजर्व करने के लिए, ये अभी न्यूज में देखा गया ये किसका इनिशिएटिव है? ये आईयूसीएन का इनिशिएटिव है, ये डब्ल्यूएमओ का इनिशिएटिव है या फिर ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है या फिर ये डब्ल्यूडब्ल्यूएफ का इनिशिएटिव है? अब आपको ये बताना है कि ये किसका इनिशिएटिव है. 10 सेकंड है आपके पास एज यूजुअल. आंसर कीजिए. ए बी सी डी क्या ऑप्शन है इसका? फिर आगे चलते हैं. सो आई होप यू हैव आंसर्ड. अगर आपका आंसर सही है वेल एंड गुड, बट इफ आपका आंसर नहीं सही है तो देखते हैं. सो डब्ल्यूएफओ इसका राइट आंसर बिल्कुल भी नहीं है. इसका राइट आंसर है आईयूसीएन, ऑप्शन नंबर ए. सो आईयूसीएन जो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेसिकली हर एक एनिमल को हम स्टेटसेस पढ़ते हैं कि यार ये एनिमल इंडेंजर्ड है या फिर ये वनरेबल है या फिर ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, क्या है. सो उन्हीं की तरफ से एक कंजर्वेशन प्लान निकला है. सो ये आईयूसीएन इज द राइट आंसर. अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में. सो बेसिकली ये रेड कोलंबस जो कंजर्वेशन एक्शन प्लान है ये आईयूसीएन की तरफ से आया था. क्यों आया था? ताकि इसको कंजर्व कर ले, जो इस पे वो जो हंटिंग हो रही है ना उस हंटिंग को रोका जाए. सो ओवरऑल ये एक्शन प्लान का मेन मोटिव, मेन एम यही है कि बेसिकली हम कंजर्व कर सके किसको? रेड कोलंबस को. अब रेड कोलंबस की अगर हम बात करें सो ये रेयर ग्रुप ऑफ इंपेरलाइज्ड मंकीज है जो कि मैंने आपको बता दिया. कहां पे है ये? अफ्रीका में ज्यादातर स्प्रेड है और ये प्राइमरी इंडिकेटर्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी. अब जो भी एनिमल एक प्राइमरी इंडिकेटर हो जाता है ना बायोडाइवर्सिटी का, वो बहुत इंपॉर्टेंट एनिमल हो जाता है. और रीसेंट स्टडी ने, जो रीसेंट इंटरनेशनल साइंटिस्ट की स्टडी हुई है, उन्होंने ये भी बताया है कि अगर आप ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहते हो, अगर आप ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहते हो तो आप इन रेयर रेड कोलंबस को कंजर्व करो क्योंकि ये क्या है? ये बायोडाइवर्सिटी के इंडिकेटर्स हैं. ठीक है. सो बेसिकली ये सीधी सीधी स्टडी आई है कि अगर आप कंजर्व कर रहे हो रेड कोलंबस को तो ये होल्ड करेगा क्या? प्रोटेक्टिंग द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को बचाने में इसका बहुत बड़ा हाथ होगा क्योंकि ये एक बायोडाइवर्सिटी इंडिकेटर है. ठीक है. ये आपको कुछ ऐसे इंडिकेशंस देगा जिसको आप नोट डाउन करके अपने आगे वाले जो मेजर्स होते हैं उसको आप क्या कर सकते हो? अंडरटेक ले सकते हो. ठीक है. अब ये पहला न्यूज आपकी क्लियर होगी. न्यूज में ये था. इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है? ये क्वेश्चन बन सकता है. ठीक है. सो इन दोनों चीजों को याद रखना. और आज का जो पहला टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं, रेड फ्लैग एक्सरसाइज. सो ये जो रेड फ्लैग एक्सरसाइज है, सबसे पहले क्लियर कर दूं, रेड फ्लैग एक्सरसाइज एक मल्टी नेशन एक्सरसाइज है. मतलब कि ये ना तो डोमेस्टिक एक्सरसाइज है ना ही बाइलेटरल एक्सरसाइज है. ठीक है. ये ऐसा नहीं है कि दो ही कंट्रीज के बीच में हो रहा है, ये मल्टी नेशन है. सो एक से ज्यादा नेशंस इसमें पार्टिसिपेट करते हैं. ठीक है. अब
दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है, क्या रेड फ्लैग एक्सरसाइज में इंडिया का कोई इनरोलमेंट है? तो हाँ, इंडिया का इसमें इनरोलमेंट है। अब क्वेश्चन यहां से दो बन सकते हैं, इंडिया पार्टिसिपेट करता है इस एक्सरसाइज में, थम्स अप करता है इंडिया पार्टिसिपेट। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें से बन सकता है, अभी 2024 में ये एक्सरसाइज कहां पे हुई है, ठीक है। सो बेसिकली अभी एक्सरसाइज हुई है अलास्का यूएसए के अंदर, ठीक है। सो यूएसए में ये एक्सरसाइज हुई है। अब इसके अंदर इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट कौन करता है? मिलिट्री पार्टिसिपेट करती है, नेवी पार्टिसिपेट करती है, या एयरफोर्स पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। सो इसके अंदर पार्टिसिपेट करती है ये जो बहुत प्यारा सा दिखने वाला जहाज है, तो इंडियन एयरफोर्स इसमें पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। अब आपको इसमें से तीन चीजें याद रखनी है। पहला, एक्सरसाइज रेड फ्लैग इस बार हुई अलास्का यूएसए के अंदर, पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है, ऊपर मैंने मेंशन किया हुआ है अलास्का यूएसए के अंदर हुई है। दूसरा पॉइंट जो आपको इसमें याद रखना है वो ये याद रखना है कि इस एक्सरसाइज में इंडिया पार्टिसिपेट करती है, थम्स अप यस पार्टिसिपेट करती है, और इंडिया की तरफ से एयरफोर्स ने इसमें से क्या किया है? पार्टिसिपेट किया है। तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये याद रखना है कि जो ये एक्सरसाइज रेड फ्लैग है, ये बाइलेटरल एक्सरसाइज या नहीं है, ये क्या है? एक मल्टीनेशनल एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है जो डिजाइन की गई है टू क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग एनवायरनमेंट बाय सिमुलेटिंग रियलिस्टिक कॉम्बैट सिनेरियोस, ठीक है। सो ये बेसिकली टेस्ट करने के लिए, अपनी ट्रेनिंग के लिए, सब वहां पे आगे ट्रेनिंग करें, सब दिखाएं कि हमारे पास कौन कौन से एयरफोर्स के इक्विपमेंट्स है। सो इन सब के लिए ये डिजाइन की गई है। इस बार कहां हो रही है? अलास्का यूएसए के अंदर हो रही है। अब ये तीन चीजें आपको याद रखनी है, और मेरा क्वेश्चन जो आपसे है वो ये है कि यूएसए के अंदर जब भी एक्सरसाइज टेक प्लेस करती है तो यूएसए के अंदर दो ऐसे स्टेशन है जहां पे एक्सरसाइज टेक प्लेस करती है। पहला स्टेशन है अलास्का यूएसए के अंदर, जो कि अभी रिसेंट में न्यूज में है, मैंने आपको कर दिया अपडेट। दूसरा स्टेशन हो रहा है जहां पे रेड फ्लैग एक्सरसाइज टेक प्लेस कर सकती है। वो दूसरा स्टेशन कौन सा है यूएसए के अंदर, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। आगे हम देखना चाहते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और स्टॉप क्या है? बेसिकली एक ग्लोबल टंबैकू इंडस्ट्री है, वॉचडॉग, कि ग्लोबली तंबाकू कहां कहां जा रहा है, कैसे कैसे वो स्टेप वो इधर उधर जा रहा है, तो उसको वॉचडॉग करने के लिए, वॉचडॉग का मतलब होता है उन पे निगाहें रखने के लिए, ये एक इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और स्टॉप ने, क्योंकि स्टॉप के पास तंबाकू से रिलेटेड अच्छा खासा डाटा है, दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट को पब्लिश किया। रिपोर्ट का नाम क्या है? हॉकिंग द नेक्स्ट जनरेशन, मतलब कि नेक्स्ट जनरेशन को टारगेट करना। हॉकिंग द नेक्स्ट जनरेशन, हाउ द तंबाकू इंडस्ट्री कैप्चर्स यंग कस्टमर्स रिपोर्ट। अब रिपोर्ट किस पे बेस्ड है? रिपोर्ट का एम है ये कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और स्टॉप ने रिपोर्ट निकाली है। रिपोर्ट में ये बताया है कि कैसे कैसे तंबाकू इंडस्ट्री अट्रैक्ट करती है यंग कस्टमर्स को अपने पास। वो कैसे करती है, कौन से टैक्टिक्स को यूज करती है, सब कुछ हम पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन। पर इसमें से जो पहली चीज आपको याद रखनी है कि अभी रिसेंट में जो तंबाकू से रिलेटेड रिपोर्ट आई है जिसका नाम है हॉकिंग द नेक्स्ट जनरेशन, वो रिपोर्ट किसने पब्लिश करी है? स्टॉप, जो कि एक तंबाकू इंडस्ट्री पे निगाह रखने वाली एक सेक्टर है, स्टॉप, और दूसरा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये पहला पॉइंट आपको याद हो जाना चाहिए आगे बढ़ने से पहले, ठीक है। अब ये एक सेकंड पॉइंट है, इसमें से देखो ये जो टॉपिक है ना, इसमें मैं पहला स्टार मार्क लगाना चाहूंगा कि ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें से क्या होता है कि तीन अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला बन रहा है रिपोर्ट ओरिएंटेड क्वेश्चन, जो कि किसने निकाला? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और स्टॉप, डन, खत्म। सेकंड क्वेश्चन जो इसमें से बन रहा है वो बन रहा है इंपॉर्टेंट डेट्स को लेके क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट डेट्स का क्यों क्वेश्चन? क्योंकि 31 मई, अभी आज कौन सी डेट है? आज डेट है 4 जून, ठीक है। आज इलेक्शन के रिजल्ट भी आएंगे, बट 31 मई को इंपॉर्टेंट डेट है जो कि एग्जाम में पूछी जा सकती है इस रिपोर्ट से रिलेटेड, क्योंकि 31 मई को क्या होता है? वर्ल्ड नो टंबाकू डे। वर्ल्ड का नो टंबाकू डे, कोई भी कंज्यूम ना करे तंबाकू को वाइड स्प्रेड करने के लिए कि तंबाकू इज इंजूरियस टू हेल्थ, इसीलिए एक डे डेडिकेटेड उसको किया गया है। इंपॉर्टेंट डेट्स में क्वेश्चन आ सकता है इसमें से, अगर दूसरा वो निकाल ले, ठीक है। आपको पहली चीज याद रखनी है रिपोर्ट किसने पब्लिश करी। दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि 31 मई को क्या होता है? वर्ल्ड टंबाकू डे होता है, और उसी दिन इस रिपोर्ट को क्या किया गया? पब्लिश किया गया। दो क्वेश्चन यहाँ पे बन चुके, यहाँ पे हमारे दो क्वेश्चन तो बन चुके हैं, 2 नंबर आसानी से बन चुके हैं, राइट। अब जो तीसरी चीज आपकी इंपॉर्टेंट है वो है इस बार
जब 31 मई को टोबैको डे, वर्ल्ड नो टोबैको डे को सेलिब्रेट किया गया, तो इस बार की थीम क्या थी? थीम ओरिएंटेड क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। आप देख रहे हो आर्टिकल एक है, उस आर्टिकल में से क्वेश्चन कितने सारे बन रहे हैं। पहला रिपोर्ट ओरिएंटेड बना, दूसरा क्वेश्चन बना हमारा इंपॉर्टेंट डेट्स से ओरिएंटेड, तीसरा क्वेश्चन बना थीम ओरिएंटेड। और थीम क्या इस बार की? प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। आप एक बात बताइए कि थीम होती है, हमेशा याद रखना कि किसी भी डे की थीम वही होगी जो उस साल चल रहा होगा। रिपोर्ट में क्या लिखा है? रिपोर्ट में लिखा है कि कैसे यंग जनरेशन को कैप्चर किया जा रहा है, किससे? टोबैको इंडस्ट्री से। अगर एक रिपोर्ट पब्लिश हो रही है उसी दिन, उस दिन की थीम भी तो उसी से रिलेट होगी। ऑब्वियस ही बात है कि चिल्ड्रंस को बचाना, किससे बचाना? टोबैको इंडस्ट्री से बताना, कि टोबैको इंडस्ट्री का जो इंटरफेरेंस हो रहा है वो चिल्ड्रन को अट्रैक्ट करें, उससे बचाना। थीम भी उसी से मिलती हुई है कि प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस। ये इसकी थीम और रिपोर्ट दोनों को देखो सेम नहीं है। यहां से आपको एक चीज को याद रखना है, तो दूसरी ऑटोमेटिकली क्या हो रही है? याद हो रही है, राइट। अब 3 क्वेश्चन हम इसमें बना चुके हैं आपसे पहले। अब 4th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि चौथा क्वेश्चन कौन सा इसमें से बन सकता है, राइट। उससे पहले देख लेते हैं कि इस रिपोर्ट की कुछ की फाइंडिंग्स है। अब रिपोर्ट ने बहुत डाटा पब्लिश किया कि यंग पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, वो डाटा दे दिया कि वो बेसिकली क्या करती है? कंज्यूम करती है। ओल्ड पॉपुलेशन इतना डाटा कंज्यूम करती है। ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि इतने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, तो ये डायरेक्टली फैक्ट नहीं उठाएंगे कि कितनी परसेंट, बट एक फैक्ट है वर्ल्ड वाइड आपको पता होना चाहिए कि ग्लोबली अगर एस्टिमेट लगाया जाए तो 37 मिलियन चिल्ड्रंस जो 13 से 15 साल के बीच में है वो तंबाकू को यूज करते हैं। आप देखिए सिर्फ 13 से 15 ईयर्स के बीच के बच्चे क्या करें? तंबाकू को यूज कर रहे हैं। 37 मिलियन पॉपुलेशन वर्ल्ड वाइड अगर देखने जाए, इतना डाटा आपको पता होना चाहिए, जो कि आप ऐसे उससे में यूज कर सकते हो। इन डेप्थ नहीं जाएंगे कि बेसिकली 20 साल के बच्चे कितने हैं, ये कितने, ये नहीं जाएंगे। उसके बाद देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स बोल लो या फिर ई सिगरेट्स बोल लो, इसके बारे में भी इस रिपोर्ट में डिस्कशन हुई है। अब इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स को लेकर कैसे डिस्कशन हुई है कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स को यूज करती है तंबाकू इंडस्ट्री यंग पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करने के लिए। कैसे? कि वो ई सिगरेट्स निकालेंगे और ई सिगरेट्स को बोलेंगे देखो यार ये तो फैंसी टाइप सिगरेट है, इसको पियो, इससे आप क्या लोगों के थोड़ा सा आपकी वाइब मैच करेगी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके क्या करते हैं? वो अट्रैक्ट कर रहे हैं और यूथ क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट हो भी रहे हैं। अब इसके बारे में और ज्यादा की फाइंडिंग्स क्या है वो भी देखेंगे, बट इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स के बारे में भी इसमें बात की गई है। ऑल्दो इंडिया इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स को बैन कर चुकी है। इंडिया क्या कर चुकी है? इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स को एक एक्ट निकाल के बैन कर चुकी है। अभी इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स इंडिया में क्या है? इलीगल है, ये बैन हो चुकी है। पहले तो ऐसा हो गया था कि इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स को आप अमेजोन से भी क्या कर सकते थे? ऑर्डर कर सकते थे, बट राइट नाउ बैन कर चुकी है इंडिया गवर्नमेंट इसको, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स के बारे में भी बात की कि कितने लोग इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट्स को यूज करते हैं। आगे जाएं, आगे है कि कैसे तंबाकू इंडस्ट्री टारगेट करती है यूथ को। टारगेट क्यों करती है वो यूथ को? अगर देखो किसी भी इंडस्ट्री, चाहे वो तंबाकू इंडस्ट्री हो, टॉय इंडस्ट्री हो, कोई भी इंडस्ट्री हो, हर इंडस्ट्री का एम होता है कि हम प्रॉफिट बनाए। सिमिलरली तंबाकू इंडस्ट्री भी सेम लाइंस पे फॉलो करते हैं कि हम प्रॉफिट को क्या करें? जनरेट करें। अब वो यूथ को टारगेट इसलिए करते हैं क्योंकि अगर कोई अर्ली स्टेज पे ही तंबाकू कंज्यूम करने लग जाएगा तो इससे प्रॉफिट होगा तंबाकू इंडस्ट्री का, ना कि उस बच्चे का। अब वो बच्चा अगर 13 इयर्स की एज में तंबाकू को यूज करने लग गया और बाई चांस वो 40-50 एज तक चला गया, तो खुद एस्टिमेट लगाइए कि अपनी लाइफ के 35 इयर्स, अगर वो 15 की एज में लगा तो अपनी लाइफ के 35 इयर्स उसने क्या किया? तंबाकू को कंज्यूम किया। और 35 इयर्स उसने क्या किया? पैसे क्या किया? अपनी तरफ से खर्च किए। और ये जो मनी वो स्पेंड कर रहा है वो कहां जा रही है? तंबाकू इंडस्ट्री के पास जा रही है। और इससे क्या हो रहा है? तंबाकू इंडस्ट्री का प्रॉफिट हो रहा है। इसीलिए तंबाकू इंडस्ट्री क्या चाह रही है? रिप्लेसमेंट चाह रही है अपने कंज्यूमर्स का, क्योंकि उनको पता है कि जो ओल्ड एज के लोग तंबाकू को कंज्यूम कर रहे हैं वो ज्यादा लाइफ टाइम लंबा तो नहीं जाएंगे, क्योंकि सबको पता है तंबाकू क्या है। बेसिकली तंबाकू एक किस्म का पॉइजन ही तो है, ये एक किस्म का पॉइजन ही तो है जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं। अब उनको पता है कि अगर ओल्ड एज तंबाकू को कंज्यूम कर रही है सो ओल्ड एज कितना ही जी लेगी। इसलिए वो यंग पॉपुलेशन को क्या कर रहे हैं? टारगेट कर रहे हैं। यंग पॉपुलेशन को टारगेट करके वो क्या कर रहे हैं? बेसिकली उनको रिप्लेस कर रही है ओल्ड पॉपुलेशन को लाइफ टाइम प्रॉफिट के लिए। और पीयर ग्रुप्स इजिली अट्रैक्शन, ऑब्वियसली अगर पीयर ग्रुप्स में कोई कर रहा हो, अगर 8 बच्चों का ग्रुप है, 8 बच्चों के ग्रुप में कोई 4 बच्चे अगर तंबाकू का कंज्यूम कर रहे हैं तो ये 4 बच्चे बाकी 4 में से 1 या 2 बच्चों को तो ड्रैग कर ही लेंगे, तो उसमें से 6 करने लग जाएंगे। बेसिकली पीयर ग्रुप का बहुत ही ज्यादा इफेक्ट पड़ता है इस चीज पे। अब
कौन कौन सी टैक्टिक्स यूज की जा रही है इंडस्ट्री की से, बहुत ही ज्यादा टैक्टिक्स यूज की जा रही है, जैसे कि रिलीजिंग न्यू प्रोडक्ट्स लाइक ई सिगरेट। ई सिगरेट मार्केट में ई सिगरेट निकाल दी, बच्चे सोच रहे हैं पता नहीं यार ई सिगरेट क्या है तो तंबाकू ही ना, है तो वही कंजप्शन। सो नए नए प्रोडक्ट को लेके आ रहे हैं ताकि बच्चे क्या करें, जो आने वाली न्यू जनरेशन है वो देखे यार ये कुछ नई चीज लग रही है, इसको ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। और बाय वन गेट वन फ्री प्रमोशन, कुछ प्रमोशंस निकाल रहे हैं, आप प्रोमो कोड यूज करो आपको इस सस्ती मिल जाएगी, ठीक है। सो ऐसे करके अलग अलग तरीके हैं जो कि इस रिपोर्ट में बताए गए हैं इससे रिलेटेड। इतना ही डाटा आपको याद रखना है, इससे बाहर नहीं जाना। सो यही तीन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन के आते हैं, रिपोर्ट ओरिएंटेड, इंपॉर्टेंट डेट ओरिएंटेड और थीम ओरिएंटेड, राइट। अब चलते हैं आगे, आज का जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लाइमेट चेंज थ्रेटन कर रहा है राइनोसोर्स को। आप ये देख पा रहे हो राइनोसोर्स, हालांकि राइनोसोर्स की बहुत ही टाइप के होते हैं। राइनोसोर्स बेसिक देख ली जाए तो 5 अलग अलग टाइप के राइनोसोर्स होते हैं, वो भी हम देखेंगे। बट अभी राइनोसोर्स न्यूज में क्यों है? सो अभी हाल ही में एक स्टडी हुई है और उस स्टडी ने रिवील किया दैट इतनी ज्यादा हीट होने की वजह से राइनोसोर्स पे बहुत ही ज्यादा बैड इफेक्ट पड़ रहा है। अब वो इतना बुरा इफेक्ट क्यों पड़ रहा है राइनोसोर्स के ऊपर, वो ये 2 कारण है। क्योंकि मैंने आपको इतनी ज्यादा गर्मी क्यों पड़ रही है उसके ऊपर एक वीडियो में बताया था कि बेसिकली ड्राइनेस फैक्टर होता है एक, ठीक है, एक होता है ड्राई ड्यू पॉइंट, एक होता है मॉइस्ट ड्यू पॉइंट, ठीक है। अब मैंने आपको इसके बारे में बताया था, ड्राइनेस फैक्टर के बताया मैं था, हीट वेव्स के बारे में बताया था। अब जब गर्मी होती है सो ह्यूमन, अब जैसे ह्यूमन का एग्जांपल लेके बताता हूं कि जब जैसे कि हम ह्यूमन हो गए, ह्यूमन में क्या होता है कि ह्यूमन में टेंडेंसी होती है कि वो क्या करते हैं, स्वेट करते हैं। और उनकी बॉडी जब स्वेट करती है सो वही स्वेट क्या करता है, बाद में कूलिंग इफेक्ट देता है और हमारी बॉडी को क्या रखता है, हल्का सा ठंडा रखता है, राइट। अब राइनोसोर्स के अंदर क्या देखा गया है कि राइनोसोर्स स्वेट ही नहीं करते। राइनोसोर्स लैक एबिलिटी टू स्वेट एज दे लैक स्वेट ग्लैंड्स। तो राइनोसोर्स को स्वेटिंग ही नहीं आती। अब जिनको स्वेटिंग ही नहीं आती वो अपनी बॉडी को क्या करेंगे, कूल रखने का, अपनी बॉडी को कूल नहीं रख पाते, ठीक है। सो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही देखी गई है क्योंकि गर्मी इतनी ज्यादा इंक्रीज हो रही है, इतने लार्ज स्केल पे इंक्रीज हो रही है, बट राइनोसोर्स जो है ये स्वेट नहीं करते। अब जब ये स्वेट ही नहीं कर पा रहे सो ये अपनी बॉडी को क्या कर नहीं, कूल नहीं कर पा रहे, ठीक है। पहला कारण ये, और दूसरा कारण ये कि लैक ऑफ हाई सरफेस एरिया टू डिसिपेट हीट। अब अगर सरफेस एरिया की बात करूं जाए तो ये बेसिकली एक फॉर्मूला होता है कि सरफेस एरिया अगर ज्यादा हो तो बॉडी से ज्यादा हीट क्या होती है, डिसिपेट होती है। सो ये लैक करते हैं हायर सरफेस एरिया। दूसरा कारण ये है, ये 2 इंपॉर्टेंट कारण की वजह से स्टडी ने रिवील किया है कि हीट का ड्रास्टिक इफेक्ट आ रहा है कि इनके ऊपर और गवर्नमेंट को कुछ ऐसे मेजर्स लेने चाहिए जैसे कि या तो ज्यादा प्लांट्स करो ट्रीज को, या फिर सेकेंडली क्या करे, कुछ ऐसे शेड लगाएं या कुछ लगाए ताकि इनको कम गर्मी लगे और ये शेडो में रहे। अब जब इनको ज्यादा गर्मी लग रही है क्योंकि ये स्वेट भी नहीं कर रहे, सरफेस एरिया का भी इफेक्ट आ गया, तो ये बेसिकली क्या करते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, किसके लिए, पानी के लिए, क्योंकि इनको फिर वाटर ज्यादा कंज्यूम करना पड़ रहा है। अब इनको वाटर इसलिए ज्यादा कंज्यूम करना पड़ रहा है क्योंकि गर्मी लग रही है, अब ज्यादा पानी इसलिए पीना पड़ रहा है क्योंकि ये अपने आप को फिर उससे क्या कर सके, एकोमोडेट कर सके उस चीज से, ठीक है। सो ज्यादा पानी पीना पड़ रहा है, पानी की तलाश में इनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ रहा है बेसिकली। तो यही चीज देखी जा रही है कि गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने चाहिए। अब ये तो था न्यूज में जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है स्वेट ग्लैंड से, तो याद रखना इस पॉइंट को, ठीक है। अब राइनो के बारे में थोड़ा सा अंदर जाके देखते हैं कि जो राइनोसोर्स है इनकी कितनी टाइप ऑफ स्पीसीज है जो कि प्रेजेंट है। सो राइनोसोर्स को अगर देखा जाए सो ये बेसिकली ये 5 टाइप के राइनोसोर्स होते हैं जो कि अभी बहुत ही ज्यादा फेमस है। इंडिया में जो पाए जाने वाला है वह द ग्रेटर वन हो राइनोसोर्स, जो कि कहां पे, काजीरंगा नेशनल पार्क में भी देखा गया है जो कि असम में है, राइट। अब देखते हैं एक एक करके। पहला होता है व्हाइट राइनो। सो व्हाइट राइनो भी बहुत फेमस है। ये कहां से नेटिव है, ये नॉर्दर्न और सदर्न अफ्रीका से नेटिव है। सो अफ्रीका में पाए जाता है। अब अफ्रीका से रिलेटेड हमने पहले भी एक एनिमल पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है, रेड कोलंबो। अब जो ये पढ़ा था ये भी अफ्रीका से बिलोंग करता है और ये भी अफ्रीका से बिलोंग करता है। सेकंड है ब्लैक राइनो, एक होता है ब्लैक राइनो। आप ये राइनो देख रहे हो, राइनो दिखने में ऐसे ही होगा बट वो क्या होगा, वो ब्लैक कलर का होता है, वो व्हाइट कलर का होता है। सो ऐसे ऐसे थोड़ी सी डिफ्रेंशिएशन हो जाती है, राइट। अब ये नेटिव है ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न अफ्रीका से। अब ये भी अफ्रीका से बिलोंग कर रहा है। सो व्हाइट और ब्लैक दोनों अफ्रीका, अब देखो व्हाइट और ब्लैक दोनों राइनो कहां है, अफ्रीका से लगा दो आप, ठीक है। अब थर्ड है जेवन राइनो, ये कहां है, ये है सुंदरा राइनो और लेसर वन हो राइनो, इसका ये भी नाम है, ठीक है। अब ये जो है ये बेसिकली वाइड स्प्रेड है, ये अफ्रीका में भी प्रेजेंट होता है, आसपास की और जगह में भी प्रेजेंट होता है। अब नेक्स्ट आता है सुमंत्रन
राइनो, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज है राइनो की। राइनो की जो ये स्पीसीज है, वन हॉर्न राइनो जो इंडिया में प्रेजेंट है, वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड तो नहीं है, वो है वनरेबल। अच्छी खासी पॉपुलेशन है, बट इसके बाद जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है वो इंडेंजर्ड स्पीशीज की ही आती है, ठीक है। सो पहले ही क्यों ना हम उनकी तरफ क्या कर ले, निगाहें डाले, कंजर्वेशन स्टेटस उनका ठीक करे, उनकी सुधारने की कोशिश करे, राइट। अब 5 स्पीशीज में जो सबसे ज्यादा थ्रेटन स्पीशीज है वो है सुमंत्रन राइनो, जो कि क्रिटिकली इंडेंजर्ड के अंदर आती है। और जो ग्रेटर वन हॉर्न राइनो होते हैं वो, या फिर उनको इंडियन राइनो भी बोला जाता है, वो लार्जेस्ट है ऑफ द राइनो स्पीशीज। जितनी भी ऊपर आपने पढ़ी है ना, तो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अगर किसी की देखी गई है तो वह वन हॉर्न राइनो जो इंडिया में प्रेजेंट होता है, और उसका जो स्टेटस है वो है वनरेबल। अगर शेड्यूल की बात की जाए, सो ये शेड्यूल 1 में फॉल करते हैं, ये करते हैं शेड्यूल 1 में फॉल करते हैं ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और अगर अपेंडेक्स की बात करी जाए तो ये अपेंडेक्स 1 में फॉल करते हैं ऑफ द साइट्स, ठीक है। सो इतना राइनो के बारे में जान लोगे तो इनफ है आपके एग्जाम के लिए। आईयूसीएन स्टेटस याद रखना, ठीक है। अब चलते हैं आगे और देखते हैं आज का लास्ट और इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है। अब आज की जो लास्ट न्यूज है उस पर जाने से पहले एक स्टोरी सुनाना चाहूंगा, वो स्टोरी सुनना, ठीक है। अब पहले क्या होता था, सोवियत यूनियन होता था 1991 1992 से पहले क्या होता था, सोवियत यूनियन होता था, राइट। अब सोवियत यूनियन जब होता था तो जितनी भी ऊपर की सारी वो है ना, वेट अ सेकंड, लेट मी यूज द इरेजर, यप। सो एक कहानी सुनो पहले। पहले क्या होता था, सोवियत यूनियन होता था। अब सोवियत यूनियन जब ब्रेक हुआ 1992 में, सो बहुत ज्यादा अलग अलग टाइप की कंट्रीज बनी, ठीक है। अब जब वो अलग अलग कंट्रीज बनी तो उसी टाइम में क्या हुआ, एक ट्रांसनिस्ट्रिया इस टाइप की भी एक कंट्री बनी। आई होप द मार्कर इज नॉट विजिबल टू यू, लेट मी टेक इट टू रेड, यप। सो ये ट्रांसनिस्ट्रिया टाइम की एक डी फैक्टो स्टेट बन के आती है सामने। ये है डी फैक्टो स्टेट। अब यहां पे है मोल्डोवा। अब जो न्यूज में है वो है मोल्डोवा, पर मोल्डोवा पे जाने से पहले मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि मोल्डोवा यहां पे पड़ता है यूक्रेन, इस तरफ है यूक्रेन। अब यूक्रेन और मोल्डोवा के बीच में जो ये रेड रेड आप देख पा रहे हो, ये है ट्रांसनिस्ट्रिया। ये एक कंट्री है, बट ये है डी फैक्टो स्टेट, मतलब ये कंट्री का अपना फ्लैग है, अपनी गवर्नमेंट है, बट ये जो कंट्री है ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। ये इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, ठीक है। सो इसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, बल्कि ये एक डी फैक्टो स्टेट है। डी फैक्टो स्टेट का मतलब यही होता है कि इंटरनेशनली हर इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया एज अ कंट्री, बट ये मानती है कि हम एक इंडिपेंडेंट कंट्री हैं, ठीक है। अब इसको अलग किया गया था मोल्डोवा, पहले मोल्डोवा का ही ये पार्ट होता था, बट इन्होंने क्या कर दिया, मोल्डोवा से अलग हो गए। कब हुए, 1991 1992 की बात है, मोल्डोवा से अलग हो जाते हैं। 2016 में रिफरेंडम होता है, जब लोगों से पूछा जाता है कि आप मोल्डोवा का पार्ट बनना चाहते हो या फिर दोबारा से सोवियत यूनियन का पार्ट बनना चाहते हो। सो इनमें से 97.2 लोगों ने 2006 में बोला कि हम तो रशिया का पार्ट बनना चाहते हैं। ऑल तो रशिया इनको फ्री गैस बहुत कुछ चीजें प्रोवाइड करवाता है। अब रशिया इनको इतनी सारी चीजें इसलिए प्रोवाइड करवाता है क्योंकि इसके पीछे है यूक्रेन, और हम सब ने देखा कि रशिया और यूक्रेन के बीच में अच्छी खासी वार हुई है, ठीक है। अब रशिया इनको फ्री इतना सब कुछ प्रोवाइड इसलिए करवाता है क्योंकि अगर रशिया यहां पे आ गया, अगर रशिया यहां पे आ गया, अपने आप को एक्स्टेब्लिश कर पाया, तो वो बहुत सारे पोर्ट्स यूज कर पाएगा जो कि यूक्रेन के लगते हैं, और रशिया के लिए यूक्रेन को हराना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। सो इसीलिए रशिया अपना होल्ड चाहता है इसके ऊपर। ऑल तो 2006 में तो ये चाहते थे कि हम रशिया का ही पार्ट बन जाए, पर ऐसे नहीं बन सकते क्योंकि ये है तशना, यहां पे है ट्रांसनिस्ट्रिया, यहां पे यूक्रेन है, और यहां पे क्या है, रोमानिया, और ये है मोल्डोवा, ठीक है। सो ये थी पुरानी कहानी इनके बीच में, जो कि बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट रहता है। जो मोल्डोविया है वो बोलता है कि ये हमारा पार्ट बन जाए, रशिया कहता है ये हमारे अंडर आ जाए। सो ये सारी थी स्टोरी, इसमें से भी आप पढ़ सकते हो जो कि यहां पे लिखा हुआ है। अब जो न्यूज में चीज आई है अभी, वो आई है इसको लेके। सो यहां पे है मोल्डोवा, जो कि सच में एक कंट्री है जिसको इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज भी किया गया है। अब यूएसए ने बोला है कि हम मोल्डोवा को $135 मिलियन की क्या देंगे, एड देंगे, मतलब का दान करेंगे। सो इतने सारे पैसे हम इसको देंगे। अभी वो क्यों देंगे, रशिया यूक्रेन की वॉर चली हुई है, रशिया कहीं ना कहीं ट्रांसनिस्ट्रिया को अपना बनाना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं उसके भी बहुत से लोग रशिया में मिलना चाहते हैं। सेकेंडली थिंग क्या है, रशिया सोवियत यूनियन था जब, और अमेरिका के बीच में हमेशा क्या रही है, कोल्ड वॉर रही है, ठीक है। तो वो
अमेरिका क्या करना चाहती है कि इतने पैसे मोल्डोविया को देना चाहती है कि बेसिकली उनको रशिया पे डिपेंडेंट ना हो। सो बेसिकली रशिया पे ये डिपेंडेंट ना हो कंट्री, इसीलिए अमेरिका अपनी तरफ से क्या कर रही है, इनको इतनी ज्यादा एड प्रोवाइड करवा रही है। अब ये तो सारी चीजें थी न्यूज की, जो कि पेपर में नहीं पूछा जाएगा। पेपर में अगर आया सो इसको लेके अगर न्यूज आई सो सिर्फ और सिर्फ पेपर में इससे रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। पहला, ये एक लैंड लॉक कंट्री है। दूसरा, इसकी जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वो है 2, यूक्रेन और रोमानिया। बस इसकी एक तरफ इसका इतना सारा बॉर्डर तो यूक्रेन को लगता है सारे का सारा, और इसका जो वेस्टर्न बॉर्डर है वो लगता है किसको, रोमानिया को। सो इसकी नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है, यूक्रेन और रोमानिया। ये याद रखना है आपको। और लास्ट में आपको याद क्या रखना है, लास्ट में आपको याद रखना है कि इसकी कैपिटल जो है वो है चिशिनाउ और इसकी करेंसी क्या है, मोल्डोवियन ल्यू। ये चीज आपको याद रखनी है। हालांकि इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, नेबरिंग कंट्रीज को पूछ सकते हैं या फिर वो पूछ सकते हैं कि देखो इसके पास क्या है, मोल्डोवा यहां पे है, बट मोल्डोवा की कोई भी कोस्ट समुद्र में तो नहीं लग रही, बट इसके पास ब्लैक सी प्रेजेंट है। ठीक है, सो ब्लैक सी किसको टच कर रही है, यूक्रेन को टच कर रही है, और यूक्रेन किसको बॉर्डर कर रही है, मोल्डोवा को बॉर्डर कर रही है। मोल्डोवा के वेस्ट में क्या है, रोमानिया है। इतना आपको याद रखना है। ये मैप आप देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे है ये, यहाँ पे रोमानिया है, और ये सारा का सारा क्या होता था, कभी के टाइम पे सोवियत यूनियन होता था। इसी के साथ करते हैं आज के सेशन को खत्म। सो पढ़ते रहिए, कल मैं फिर आऊंगा आपको नए टॉपिक्स को लेके अपडेट करने के लिए। ठीक है, सो तब तक बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। और उसका आंसर जरूर प्रोवाइड कर देना कि अलास्का तो है एक बॉर्डर जहां पे रेड फ्लैग एक्सरसाइज टेक प्लेस किया, दूसरा स्टेशन कौन सा है, कहां पे, अमेरिका में। इसका आंसर करना। ठीक है, बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। कल मिलते हैं दोबारा।